गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने मास स्पेक्ट्रा कैसे हमें मिलता है, साथ ही M+1 M+2 पीक के बारे में पढ़ा था और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है इसके बारे में हमने जाना था। फिर हमने थोड़ा सा फ्रेगमेंटेशन पैटर्न के बारे में पढ़ा था, उसका हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था। आज बच्चों हम फ्रेगमेंटेशन के बारे में आगे पढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट जो है बेटा वो है हमारा लॉस ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। सामान्यतः छोटे स्टेबल मॉलिक्यूल जैसे कि H2O, CO2, CO, C2H4 मॉलिक्यूलर आयन पीक से आसानी से निकल जाते हैं। यदि हम सिंपल सा एग्जांपल लें अल्कोहल का, तो उसमें H2O मॉलिक्यूल हमें आसानी से निकल जाता है जिसकी कि मास यूनिट है 18, यानी कि अल्कोहल से 18 मास यूनिट का लॉस होने पर जो मॉलिक्यूलर आयन पीक मिलती है वो हमें स्पेक्ट्रा में दिखाई देती है। तो यदि -18 का यदि कोई लॉस होके हमें जो मॉलिक्यूलर आयन पीक में यदि हमें लॉस मिलता है -18 मास यूनिट का, तो हम ये मान सकते हैं कि ये जो कंपाउंड है अननोन, इसमें अल्कोहल प्रेजेंट है। सेकंड बच्चों आता है फ्रेगमेंटेशन टू गिव स्टेबल कार्बोकैटायन एंड रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। जो कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा हमें मास स्पेक्ट्रा में उसी की पीक मिलेगी। इसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं और आज इसको फ्रेगमेंटेशन पैटर्न में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और हमें बेस पीक कैसे मिलती है और इसका महत्व क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों ये आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है, ये भी आपका पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है। मैं आपको इस चीज़ को स्ट्रक्चर से समझाना चाहूँगी। आप यहाँ पर ये देखिए, ये आपका मास स्पेक्ट्रा है। ये आपका किसका मास स्पेक्ट्रा है? 3-मिथाइल पेंटेन का। अब 3-मिथाइल पेंटेन का जब आप मास स्पेक्ट्रा देख रहे हैं तो बच्चों यहाँ पर आप ये देखिए कि हमें जो इंटेंस पीक मिल रही है वो 57 के अराउंड मिल रही है और इसमें से कितनी मास यूनिट का लॉस हुआ है? 29। अपन ने दो चीज़ें देखी है, कितनी मास यूनिट का लॉस हुआ है? 29 और 57 पे हमें बेस पीक मिल रही है। अब यहाँ बच्चों हमें फ्रेगमेंटेशन देखना पड़ेगा। फ्रेगमेंटेशन में आप यहाँ पर ये देखिए कि इसकी जो हमें मॉलिक्यूलर आयन पीक जो हमें मिलनी चाहिए वो कितने पर मिल रही है? 86 पर मिल रही है। अब ये जो पीक हमें 86 पर मिली है और इसमें जो फ्रेगमेंटेशन है उसमें क्या हो रहा है? CH3 CH2 यूनिट का लॉस हो रहा है। अब आप यहाँ पर यहाँ देखिए कि इसमें फ्रेगमेंटेशन कैसे हो रहा है। CH3 CH2 CH, यानी ये CH के बीच में यहाँ से फ्रेगमेंटेशन हो रहा है आपके, और यहाँ से कितने कौन सी यूनिट निकली हमारी? CH3 CH2। अब यहाँ कैलकुलेट करिए, जैसे 12 और 12 कितने हो गए? 24, 25, 25, 26, 27, 28, 29, यानी कि हमें C2H5 की वजह का लॉस से हमें जो पीक मिल रही है वो है हमारी 57 पे, और वो पीक किसकी है? जो हमारा स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है उसकी। अब बच्चों यहीं पर आप समझिए कि स्टेबिलिटी का क्या है। आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर जो हमें कार्बोकैटायन मिला है वो हमें मिला है सेकेंडरी, और यदि यहाँ पर यदि ये क्लीवेज होता और यहाँ ये फ्री रेडिकल बनता और यदि ये कार्बोकैटायन बनता तो CH3 CH2 पॉजिटिव। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है, यानी कि इसकी जो स्टेबिलिटी है वो सेकेंडरी कार्बोकैटायन की अपेक्षा बहुत कम होती है। अब बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन लेते हैं 2-मिथाइल पेंटेन का। बच्चों हमने वहाँ बात करी थी 3-मिथाइल पेंटेन की, यहाँ हम बात करें 2-मिथाइल पेंटेन की। अब बच्चों यहाँ आपको पूरा फ्रेगमेंटेशन समझ में आएगा। भाई हमें 86 पर बेस पीक मिल रही है, मॉलिक्यूलर आयन पीक मिल रही है, जो लगभग उसकी जो अपीयरेंस है नेग्लिजिबल है। अब यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन पैटर्न देखिए आप। यहाँ फ्रेगमेंटेशन में यहाँ पर आपको पूरा स्ट्रक्चर में बता रखा है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब इसमें आप ये देखिए कि जब फर्स्ट पैटर्न से यदि फ्रेगमेंटेशन होता है
तो हमें प्राइमरी कैटायन की जो पीक है वो बहुत 57 पे मिलती है, जो बहुत ज़्यादा वीक है। आप यहाँ पर देखिए, यदि हमारा क्लीवेज कुछ पैटर्न से हो रहा है, फर्स्ट पैटर्न से हो रहा है, यानी कि हमारा फ्रेगमेंटेशन यहाँ हो रहा है। अब आप सेकंड देखिए, यदि हम सेकंड पैटर्न देखें फ्रेगमेंटेशन का, तो उसमें क्या हो रहा है, आपका फ्री रेडिकल और यहाँ पर आपको 43 के अराउंड स्ट्रॉन्ग पीक नज़र आ रही है, जो कि कार्ब कैटायन जो आपका बना है वो कौन सा बना है, सेकेंडरी कार्ब कैटायन बना है। अभी बच्चों हम तीनों फ्रेगमेंटेशन को डिस्कस करेंगे। अब ये फ्रेगमेंटेशन कहाँ से हो रहा है, ये फ्रेगमेंटेशन सेकंड वाला आपका यहाँ से हो रहा है। अब लास्ट जो थर्ड फ्रेगमेंटेशन होगा बच्चों इसमें, वो हो रहा है आपका यहाँ से, यहाँ की CH3 मॉलिक्यूल निकल रहा है, यहाँ पर फ्री रेडिकल निकल रहा है, और दूसरा जो हमें 71 के अराउंड हमें, वो भी हमारा सेकेंडरी कार्ब कैटायन है। ठीक है, अब यहाँ ये देखिए कि 43 पे हमें स्ट्रॉन्गेस्ट पीक मिल रही है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा जो फ्रेगमेंटेशन पैटर्न जो फॉलो किया जाएगा वो कौन सा फॉलो किया जाएगा, ये वाला फॉलो किया जाएगा। तो आप ये देखिए कि ये फ्रेगमेंटेशन पैटर्न फॉलो किया जाएगा, यानी कि जो कार्ब कैटायन सबसे ज़्यादा बनेगा वही हमारे लिए जो स्टेबल होगा उसे ही हम कंसीडर करेंगे। अब बच्चों यहाँ हम बात करते हैं बेंजाइल बॉन्ड की। अब बेंजीन के केस में क्या होता है, अब यहाँ पर आप देखिए, हमने सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे टोलुइन का लिया है। टोलुइन में क्या हुआ, सिंपल सा यहाँ से एक प्रोटॉन निकला, और प्रोटॉन निकल के बाद में क्या हुआ, हमें मॉलिक्यूलर आयन पीक मिली 92 के अराउंड। अब हमने बात करी है बच्चों फ्रेगमेंटेशन की और रीअरेंजमेंट की और स्टेबल कार्ब कैटायन की। यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले हमारा 91 के अराउंड हमें एक पीक नज़र आती है, और उसके बाद में ये रीअरेंज होकर एक साइक्लोहेप्टाडाइन कैटायन, ट्रोपोलियम कैटायन हमको यहाँ पर मिलता है, और उसकी वजह से जितने भी एरोमेटिक स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं वहाँ पर हमें इस तरह की पीक आप लोगों को दिखाई देगी। कार्ब कैटायन की यदि हम स्टेबिलिटी की बात करें तो हमें बहुत अच्छे से पता है 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल है, उसके बाद 2 डिग्री स्टेबल है, उसके बाद 1 डिग्री स्टेबल है, उसके बाद मिथाइल हमारा स्टेबल होता है। अब यहीं पर बच्चों नीचे एक और हमने एग्जाम्पल लिया है नियोपेंटेन का। नियोपेंटेन के क्लीवेज में क्या होगा, हमारा सिंपल क्लीवेज होगा, CH3 निकलेगा, 15 मास यूनिट का लॉस होगा, और हमें 57 पर जो टर्शियरी कार्ब कैटायन बनेगा उसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पीक देखने को मिलेगी। सेकंड आता है फिनाइल कैटायन। लॉस ऑफ ए सब्स्टिट्यूएंट फ्रॉम सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन गिव अ फिनाइल कैटायन, जिसकी हमें 77 के अराउंड पीक मिलती है। यानी कि किसी भी बेंजीन सिस्टम में यदि कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हो, OA जुड़ा हो सकता है, NO2 जुड़ा हो सकता है, इनके लॉस के बाद में जो हमें पीक नज़र आती है जो कि हमारे बेंजीन रिंग को शो ऑफ करती है, वो कितने पे नज़र आएगी, MZ उसके लिए 77 होगा। इसी तरह से फ्रेगमेंटेशन का लास्ट पॉइंट ये कहता है कि यदि एलिमिनेशन वाया मल्टीपल सिग्मा बॉन्ड रिपीट, यदि इसको बच्चों अपन डायग्राम से समझेंगे, जनरली रेट्रो डिल्स एल्डर रिएक्शन को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, इसे अपन आगे डायग्राम से ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहले तो बच्चों अपन सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर एल्केन का। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं रेजोनेंस स्टेबिलिटी की। फ्रेगमेंटेशन तो हो रहा है यहाँ पर, मगर अब कार्ब कैटायन आपका किस वजह से, अपन ने जो पॉइंट लिया था, अपन जो C पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं कि फ्रेगमेंटेशन टू गिव स्टेबल कार्ब कैटायन एंड रेजोनेंस स्टेबलाइज आयन। अब इसके अंदर आप ये देखिए, अपन ने अल्केन का लिया है सिंपल सा एग्जांपल, ठीक। अब इसके अंदर आप ये देखिए, इसमें रेजोनेंस किस तरह से, जैसे यहाँ से फ्री रेडिकल निकला, उसके बाद में आपको 41 के अराउंड एक पीक नज़र आ रही है जो आपके एलाइलिक कैटायन की वजह से होती है, और वो क्यों होगी, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्ब कैटायन है। और इसी की वजह से यदि हमारा फ्रेगमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, यदि फ्रेगमेंटेशन हो रहा है और यदि उसमें यदि कोई कार्ब कैटायन ऐसा जो बना है जो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, तो हमें को जो बेस पीक मिलेगी उसी स्टेबल कार्ब कैटायन की मिलेगी। इसी तरह से आप सेकंड एग्जांपल लीजिए बच्चों, यहाँ पर हमने ईथर और अल्कोहल को डिस्कस करेंगे। यहाँ जो जेड है वो ईथर भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, और आर यहाँ पर आपका हाइड्रोजन से लेके कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है।
अब आप यहाँ पर इस पैटर्न को समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ के इस बॉन्ड के जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी यहाँ गए, और यहाँ पर जो आपका जेड जुड़ा है, क्योंकि आपको पता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, इन सब के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं। अब यहाँ आप देखिए, यहाँ पर जेड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि अपना जो इसके पास जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ पर दे दिए, और इस तरह का हमें एक स्ट्रक्चर मिल गया है। और यहाँ पर आपको एक फ्री रेडिकल मिला है, और ये कार्ब कैटायन रेजोनेंस स्टेबल है, और इसकी हमें पीक दिखाई देती है। यदि हम देखें तो हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसकी जो पीक नज़र आएगी बच्चों, वो किसके अराउंड नज़र आएगी? रेजोनेंस की वजह से आप देखिए कि बहुत अच्छे से हमें पीक नज़र आएगी। अब बच्चों इसका सेकंड एग्जांपल अपन लेंगे। अब यहाँ आप देखिए कीटोन है, एल्डिहाइड कीटोन की यहाँ हम बात करें कि यदि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में से कोई एक प्रेजेंट हो तो क्या होगा। ये सिंपल सा क्या हुआ, यहाँ से R निकला फ्री रेडिकल, और ये हमारा इस तरह का एक इंटरमीडिएट स्पीशीज बनी, ठीक है। एसाइलियम आयन बना यहाँ पर, या फिर आप सेकंड पैटर्न देखिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, यहाँ से भी हमको जो मिला है एसाइलम आयन मिला है। इसकी वजह से हमें पीक दिखाई देगी। अब बच्चों यहाँ पर अल्कोहल का एग्जाम्पल लिया है, आप यहाँ पे देखिए टर्शरी अल्कोहल लिया है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल हमने यहाँ पर लिया है। इसके अंदर देखिए यहाँ से CH3 यहाँ निकला, यहाँ के बॉन्डिंग एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, और हमें रेजोनेंस स्टेबलाइज मिला है। और जो हमारी बेस पीक थी वो किसकी वजह से, वो कहाँ पे मिल रही है, हमें 59 के अराउंड मिल रही है, और ये इस तरह से रेजोनेंस स्टेबल है। यानी कि बच्चों हम ये बोलेंगे कि जो हमारा मास स्पेक्ट्रा है उसमें जो बेस पीक मिल रही है, उसके लिए जो भी हमारा इंटरमीडिएट बना है, या हम कहेंगे जो भी कार्ब कैटायन बना है, वो यदि स्टेबल है उसी की वजह से हमें बेस पीक मिलेगी। अगला एग्जाम्पल अपन बच्चों लेते हैं, यहाँ पर बेंजीन में हमने बात करी थी अभी, जब मैंने कहा था कि अपन आगे डिस्कस करेंगे, तो यहाँ बेंजीन का आप एग्जाम्पल देखिए। यहाँ पे बेंजीन के साथ में एक सब्स्टिट्यूटेड है X, यहाँ पे बच्चों कोई भी हेलोजन हो सकता है, NO2 हो सकता है, Cr, ये देखिए आपका कीटोनिक ग्रुप हो सकता है, R हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ जो X लिया है वो कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर आप पैटर्न देखिए, पहले तो मॉलिक्यूलर आयन पीक यहाँ पर आपको मिलेगी। अब मॉलिक्यूलर आयन से यहाँ पर क्या हुआ, आपका जो X था, अब यहाँ देखिए ये आपका X निकल गया। X निकलने के बाद में यहाँ क्या हुआ, ये आपको कौन सा आयन मिला, यहाँ पर इसकी हमें कितने पे पीक मिलेगी, ये अपन ने पीछे भी डिस्कस किया था। ये बेंजीन सिस्टम का है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक प्रोटॉन का लॉस होने पर हमें यहाँ पर पीक मिलेगी। अब बच्चों यहाँ पर देखिए 51 के अराउंड पीक मिल रही है, और एक पीक मिल रही है हमें 77 के अराउंड। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक एसिटिलीन का, यहाँ देखिए आप एक एसिटिलीन का लॉस हुआ है, जिसकी वजह से हमें 51 के अराउंड पीक मिल रही है। और ये पीक हमें किस वजह से मिल रही है, 77 के अराउंड मिल रही है। अब नीचे अपन एग्जांपल लेते हैं एस्टर का। एस्टर के अंदर क्या होता है बच्चों, यहाँ पे कई तरह से फ्रेगमेंटेशन होता है। यदि फर्स्ट पैटर्न में फ्रेगमेंटेशन हो तो हमें 59 के अराउंड पीक मिलेगी। यदि यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन सेकंड के अराउंड हो तो हमें 57 के अराउंड पीक देखने को मिलती है। अब बच्चों लास्ट आता है, मैंने आपको बात करी थी कि डिल एल्डर रिएक्शन का अपोजिट होता है, ठीक है। डिल्स एल्डर रिएक्शन में क्या होता है, कंडेंसेशन रिएक्शन थी, दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के होती है रिएक्शन ये। अब इसका अपोजिट मिलेगा, द ट्रांसफर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, होमोलाइटिक फ्यूजन होगा। आप ये देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आया, अब पूरा रोटेशन आपका रिंग के अंदर हो रहा है, और इस तरह से आपका क्लीवेज हुआ, और क्लीवेज के बाद में आपको क्या मिला, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और आपको पीक मिलेगी इस वजह से। तो बच्चों ये तो हुआ आपका डिस्कशन कि किस तरह से आपके जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनमें
किस तरह से फ्रेगमेंटेशन पैटर्न होता है। अब बच्चों सबसे इम्पॉर्टेंट जो पैटर्न है या जो रीअरेंजमेंट है जिसे हम डिस्कस करेंगे वो है मैक-लेफेर्टी रीअरेंजमेंट है। और इस रीअरेंजमेंट में गामा हाइड्रोजन का माइग्रेशन होता है और मॉलिक्यूल से बीटा बॉन्ड्स का क्लीवेज होता है और हमें एक पीक नज़र आती है। तो ये इसका थ्योरेटिकल पोर्शन था, अपन इसको डायग्राम से समझने की बच्चों कोशिश करेंगे। तो हम अब इसका डायग्राम लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल जनरली ये किस में मिलता है, तो आप ये देखिए कीटोनाइजेशन ऑफ इंटरमीडिएट इनॉल आयन बाय द हाइड्रोजन ट्रांसफ़र। सिंपल सा बच्चों ये आप देखिए, ये आपका कौन सा सिस्टम है, आपका कीटोन है। कीटोन में आप ये ध्यान रखिए कि ये जो आपके जो कार्बन है जहाँ पर आपका मैक-लेफेर्टी रीअरेंजमेंट होगा उसके लिए ज़रूरी है कि जो आपके 3 या 4 कार्बन एटम उससे जुड़े हुए होना आवश्यक होता है। अब आप यहाँ पर ये देखिए C, ये आपका अल्फ़ा, ये बीटा और ये गामा। अभी मैंने आपसे यही कहा है कि गामा पोजीशन का जो हाइड्रोजन है वो कहाँ चला जाएगा, आपके O के पास। और O के पास जाने से क्या हुआ, OH, और यहाँ से आपका यहाँ चला गया। अब आप यहाँ पर देखिए CH2 COH, ये वाले पूरी यूनिट आपके पास आ गई है। आप इसको देखिए CH2 COH CH2 CH3 CH3, यानी कि क्लीवेज कहाँ से हुआ आपका, यहाँ से। और ये जो यूनिट मिली है आपको, इसके लिए हमें क्या मिल होगा फर्दर। यहाँ पर देखिए एक यूनिट कौन सी यहाँ से लॉस हुई है, CH2 एथिलीन कंपाउंड, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए ये जो आपकी यूनिट बनी है, इनोलिक फॉर्म जो आई है, इसमें क्या होगा कि आपका यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है ऑक्सीजन का वो यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ गया और यहाँ से ये प्रोटॉन निकल जाएगा वापस से यहाँ पर CH2 यूनिट का यानी एथिलीन का आपका यहाँ पर लॉस होगा। और आपको जो पीक मिलेगी वो किसके अराउंड मिलेगी, 58 के अराउंड मिलेगी और इसकी वजह से मिलेगी। ये बात की बच्चों अपन ने कीटोन्स की। अब यदि हम किसी भी कंपाउंड में यदि नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है तो उसकी वजह से भी हमको बहुत सारी पीक्स मिलती हैं, डिफरेंस देखने को मिलता है। तो उसको भी अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। बच्चों यहाँ पर हमने ये पूरा यहाँ पे कंटिन्यू किया है कि कैसे फ्रेगमेंटेशन होता है, किस तरह से होता है। अब बच्चों आगे हम पढ़ेंगे, जो टर्म पढ़ेंगे वो है, एक तो नाइट्रोजन रूल है, दूसरा है हमारा फ्रेगमेंटेशन होने के बाद में हमें एक मेटास्टेबल पीक नज़र आती है। वो मेटास्टेबल पीक क्यों मिलती है, किस वजह से मिलती है, इसे पढ़ेंगे। उसके बाद में हम एक एक करके मास स्पेक्ट्रा, एल्केन, अल्काइन, एल्कीन, एल्डिहाइड, कीटोन, इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे कि वहाँ पर किस तरह का फ्रेगमेंटेशन पैटर्न हम